नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। हाल के दिनों में जोधपुर, भीलवाड़ा और करौली में हिंसा हुई। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हालात पर काबू पा लिया और किसी भी तरह की कोई भी जान का नुकसान यहां पर नहीं हुआ। जोधपुर में भड़की हिंसा के बाद आज शहर में कर्फ्यू का तीसरा दिन रहा। इस मामले में पुलिस ने 211 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं भीलवाड़ा के अंदर सांगानेर कस्बे में देर रात 2 युवकों पर कुछ नकाबपोश युवकों ने हमला भी किया, उनके साथ मारपीट की और उनकी बाइक को आग के हवाले कर दिया। साथ ही मामले को लेकर पुलिस ने जिले भर के अंदर कल सुबह 6 बजे तक इंटरनेट सेवा को फिर बंद कर दिया है। साथ ही साथ पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। हिंसा के बीच अब इस मामले में सियासत शुरू हो गई है। पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं और आरोप लगा रहे हैं। इस समय हम मेड़ती सिलावटों का आबाज की मदरसे की गली में हैं। कर्फ्यू लगा है, सभी लोग परेशान हैं, घरों पर बैठे हैं, कई तरह की मुश्किलें आ रही हैं इन लोग। 5 साल की गली है हमकी। हम कर्फ्यू के वजह से परेशान ना, कोई काम बड़ी में जा रहे हैं, कटी काम माते जा रही हैं, कोई बात नहीं, दिक्कत हो रही है, सब्जी मिल रही नहीं, दूध मिल रहा नहीं, क्या कर रहे हैं बोलो। दूध वाला नहीं आ रहा, सब्जी वाला नहीं आ रहा, इतना परेशान हुई गया, बच्चा दुखी हुई गया, बाहर नहीं जा सके। ये गुरु पार्षद हैं, यहाँ पर कांग्रेस नेता हैं। अभी जो माहौल बना है उसमें एक अविश्वास की बात आ गई। आपके एडजॉइनिंग सुनारों का बास वाले कह रहे हैं अब हमें डर लगता है, इधर आप लोग परेशानी में हैं। ये हो गया जो हो गया, अब जो पुलिस करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो जो होगा, अब कैसे शांति हो सकती है? सर, जो वो बात कह रहे हैं अविश्वास की, तो मैं कहती हूँ कि अविश्वास भावना नहीं होनी चाहिए। हम भाई बंधु, हम बरसों से यहाँ पे रहते आ रहे हैं। जैसे कि साक्षात ही हमारे सामने उदाहरण है, ये भाभी जी हमारे यहाँ रह रहे हैं। बस मैं इनको बचपन से जानती हूँ, बचपन से यहाँ रह रहे हैं। आप इनसे ही पूछ लीजिए कि अविश्वास की भावना इनके मन में है क्या? इनको लगता है क्या ये इन लोगों से हमें खतरा है? आपको लगता है हमें हमसे खतरा है? कोई खतरा नहीं। हम इनके घर में जाते हैं, ये हमारे घर में आते हैं। वो कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से हो सकता है, मैं नहीं कह सकती वहाँ के थे यहाँ के थे, मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में। लेकिन जो अविश्वास की भावना की हम बात करते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। ये हमारे अमन का शहर जोधपुर है, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और इसकी धारणा को हम, इसकी बात को हम अपने जन्म तक, मृत्यु तक इस बात को कायम रखेंगे कि नहीं, ये हमारे अमन का शहर है और अमन कायम रहना चाहिए। और जहाँ तक अविश्वास भावना है वो दूर होनी चाहिए। और जो मौजूद लोग हैं जिनको परेशानी हो रही है, दूध की किल्लत हो रही है, सब्जी नहीं मिल रही है, जो रोज के मजदूर, दिहाड़ी मजदूर है, काम पर जाने वाले हैं, वो काम पर नहीं जा सकते हैं, वो कब तक अंदर बैठे रहेंगे? तो इस बात को आप मीडिया बंधु है, आपसे मेरी गुजारिश है, आप इस बात को आगे बताएं और जो लोगों को परेशानी है परेशानी से निजात दिलाएं। और जहाँ अविश्वास की भावना है उनसे हम मिल बैठ कर बात कर सकते हैं, बस बात को हम दूर कर सकते हैं। कोई अविश्वास नहीं, हम भाई बंधु है, भाई बहन है और हमें इस बात का होना भी नहीं चाहिए। अगर है, किस बात का डर? हम बरसों से उनके बाप दादा यहाँ पर रहते आ रहे, हमारे बाप दादा पुरखों से यहाँ पर रहते आ रहे, हमें इस बात का डर नहीं होना चाहिए। और आप जो हमारे जो गली के लोग हैं, हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम संस्कृति कल्चर दिखाई दे रहा है आपको। राइट साइड में हमारे गैर मुस्लिम भाई बंधु है और लेफ्ट साइड में हमारे मुस्लिम भाई बंधु है। एक ही गली के अंदर दोनों छोर पर हम जो लोग भाई बंधु रह रहे हैं, तो किस प्रकार का भय? जब इन लोगों में भय नहीं तो कैसे कह सकते हैं हमें भय है? तो इस बात को मैं सरासर नकारती हूँ और हमें भय नहीं। किसी का भी कोई भय नहीं है। हम तो सब भाई बहन है और पहले भी साथ में रहे थे और अब भी साथ में रहेंगे। और हमारी तरफ से कोई ऐसा, और ये सारी मीडिया सारी बता रही है, एक तरफा मामला बता रही है। ऐसा कुछ हमारे साथ में हुआ नहीं, ऐसा कोई व्यवहार नहीं हुआ। यह असामाजिक तत्व हुआ है। इससे पहले 2 रोज पहले, इससे 2 रोज पहले बीजेपी नेता यहाँ घूमे हैं, सुनारावास में, रावतावास में और गोड़ा चौक वगैरह सारे घूमे। ये बहुत बड़ी साजिश के तहत इन्होंने काम करवाया है। हमारी तरफ से कोई ऐसा मामला नहीं है। हम तो आज भी भाईचारे से रहते हैं। भाई साहब से पूछो, बचपन से हमारे साथ में रह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे तो सारे पूर्व वक्ताओं ने जो बोलना था बोल दिया। हम तो हिंदू मुस्लिम हमेशा साथ में रह कर आए। हमारे मोहल्ले के आगे रामेश्वर जी सोनी है, जिनके सामने नाई की दुकान है। क्या रामेश्वर जी सोनी जो है, उनके जब जमीन का विवाद हुआ था तो इनके खुद के सुनार जाति के लोगों ने इनका साथ नहीं दिया। आज भी उनका बच्चा गवाह है कि ये पूरे सिलावट थे जिन्होंने ठेठ कलेक्टर तक लड़ी, इनके फेवर में लड़ी लड़ी थी। ये आज का इतिहास नहीं, ये बरसों पुराना इतिहास है। और ये सिलावट कौम एक ऐसी खुददार कौम है कि यहाँ पर अगर चौक में कोई ठेले वाला, फ्रूट वाला, सब्जी वाला कोई आता है ना, तो उसका एक अंगूर का दाना भी बगैर पैसे दिए नहीं खाती है। हमारी कौम ऐसी है। हमारी कौम के ऊपर जो ये गलत इल्जामात लगाने वाले हैं, वो पलीत हैं, वो नापाक लोग हैं, वो इस जमीन को खराब करना चाहते हैं।
ये कहना है इन लोगों का कि हम पहले से साथ रहता है, बाप दादा कई पीढ़ियों से साथ रहता है। तो अब एक बुजुर्ग और साथ हैं, अब किस तरह से यहाँ पर शांति बनी रहेगी, इसके लिए क्या दोनों पक्षों को प्रयास करने पड़ेंगे? हिंदी में कोई हसरत तो हम हैं ही, अभी भी हैं, और एफर्ट्स जो भी है तो along with the administration and we people together we can find a solution. Anytime we are there. If अगर आपके थ्रू अगर ये पॉसिबल है, हो सकता है, तो हम ज़रूर इसके लिए कोशिश करेंगे। हमें बताएं, हमारा दायित्व जो है हमें पता है, लेकिन अगर उसके अलावा कुछ और भी दायित्व आपकी तरफ से, मीडिया की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर हमारे ऊपर डाला जाता है कि इसमें कुछ ऐसा कुछ इकदाम किया जाए कि आपस में भाईचारगी और रसूखात जो है वो फ़रोग पाए, मोहब्बत से लोग रहें, एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, और ये बानगी जो हमेशा से रही है आगे भी रहे। इसमें जो एलिमेंट्स, ऐसे तत्व जो नाज़ेबा हैं और जिनको कंडेम जितना किया जाए कम है, ईद के मौके पर एक क्वेश्चन आता है, ईद के ऐसे मौके पर धर्म की मैं बात ही नहीं करता। तो आप सुन रहे थे तमाम वो लोगों को जो ये कह रही हैं कि देखिए ये तमाम चीजें जो हैं वो सिर्फ असामाजिक तत्व करते हैं, उनके बीच में कोई भी ऐसा विरोध नहीं है, ना ही वैमनस्यता है। फिलहाल प्रदेश में हुई हिंसा को लेकर राजनीति उफान पर है। राजगढ़, करौली, जोधपुर और भीलवाड़ा की घटना को लेकर बीजेपी ने आज अलवर के अंदर जनहुंकार रैली का आगाज किया। इस सभा में प्रभारी अरुण सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने प्रदेश में हुई हिंसा के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। और इसलिए राजगढ़ की घटना हो, चाहे जोधपुर की घटना हो, चाहे करौली की घटना हो, उससे ये साबित हो गया कि पानी, बिजली, स्कूल, सड़क, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, किसान कर्जा माफी, इन सब से ध्यान बटाने के लिए अशोक गहलोत जी ही इन दंगों के लिए जिम्मेदार हैं, इस तरीके की घटनाओं के लिए जिम्मेवार हैं। अलवर को इसलिए चुना कि पिछले 40 महीनों में सबसे ज़्यादा कोई अपराध हुए महिलाओं के प्रति, दलितों के प्रति, हिंदुओं के प्रति यहीं पे घटित हुए। इसलिए इस सिंहद्वार से आज भारतीय जनता पार्टी ने इस जनहुंकार रैली का आगाज किया है। राजस्थान के हर हिस्से में, हर संभाग पे हम लोग इसी तरीके की रैलियों का आयोजन करें। तो इधर सीएम अशोक गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर गृह मंत्री में दम है तो फिर 7 राज्यों में हुए दंगों पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की अगुवाई में एक कमेटी बना दें। ये कमेटी निष्पक्ष जांच करे और मामले का खुलासा करे। साथ ही कहा कि कोई भी पार्टी इस हिंसा में शामिल हो उसे सजा दे। करौली में जो तरीका हुआ था दंगे को भड़काने का, वो तरीका 7 राज्यों में था। इसकी जांच अगर दम है अमित शाह जी के अंदर तो गृह मंत्रालय को एक कमेटी बनाए, हाई कोर्ट जज हो, सुप्रीम कोर्ट जज हो, कि वास्तव में 7 राज्यों में दंगे भड़के करौली के बाद में, उसके जड़ में क्या भावना थी, प्लानिंग थी, किस रूप में दंगे भड़काने की प्लानिंग थी, वो तमाम सामने आ जाए। हालात है बहुत चिंता, उसी चिंता सबको लगी हुई है। जिस प्रकार धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति हो रही है, खतरनाक है, खतरनाक है। अच्छा लग सकता है कुछ लोगों को, पर देश हित में नहीं है। देश अगर 70 साल के बाद में भी एकजुट रहा, एजेंडा बना रहे हैं, धरने दे रहे हैं, ये तो इनकी प्लानिंग थी दंगे भड़काने की। करौली के बाद में जोधपुर के अंदर, रामगढ़ में इनका खुद का बोर्ड है, वहाँ पे भी ये तो ठीक है। हम लोगों ने पूरा प्रयास करके टाइमली एक्शन कर लिया, इसलिए छोटी घटनाएं हो गई, कहीं आगजनी हुई, हमने अरेस्ट कर लिया सब लोगों को, लोग भागते थे। अब सवाल ये उठता है कि करौली, जोधपुर और भीलवाड़ा में हुई हिंसा एक संयोग था या राजनीतिक प्रयोग था? क्या इन हिंसक घटनाओं का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है?
क्या लोगों के जख्मों पर मरहम के बजाय उस पर नमक मलकर जख्म को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है? क्या मामले को शांत करने के बजाय भड़काऊ बयान देकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है? यह सवाल उठना इसलिए लाजमी है क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और इन मुद्दों पर वोटों की फसल आसानी से काटी जा सकती है। तो चलिए इन सवालों के साथ पड़ताल शुरू करते हैं, यानी कि हम आज की डिबेट शुरू करते हैं। बीजेपी से हमारे पास अमित गोयल हमारे पैनल में रहेंगे, जो कि पक्ष रखेंगे बीजेपी का। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेंद्र मेघवाल साहब हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले मैं अमित साहब आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि जो कहना था यहां पर गहलोत साहब कह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप में दम है, अगर अमित शाह को लगता है कि भाई 7 राज्यों के अंदर जो तमाम चीजें हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं, उन पर एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक कमेटी बना दें और उसके बाद जांच करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जवाब दीजिए, क्या आप तैयार हैं? बहुत ही असक्षम मुख्यमंत्री और एक पूरी तरह से फेल हो चुके गृह मंत्री का बयान माना जा सकता है। अशोक गहलोत जी के बयान को इस रूप में लिया जा सकता है। आप ये देखिए, कल परसों की जब घटना है जोधपुर की, और आप ये देखिए एक दिन पहले रात को सारी बातें शुरू हो गई, वहां पे झड़प शुरू हो गई, छोटी मोटी जो भी बातें होनी थी वो सारी हुई, लेकिन प्रशासन पूरी तरह सोया रहा। उसके बाद नमाज हुई और नमाज के बाद किस तरह से सुनिश्चित तरीके से पत्थरबाजी हुई, एसिड फेंका गया, तलवारें लहराई गई, लोगों के छुरे भोंक दिए गए, बच्चियों के पांव तोड़ दिए गए, महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए गए, पुलिसकर्मी घायल हुए। मतलब ये फोटो और ये वीडियोस पूरे भारत में प्रसारित हो रहे हैं लगातार। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने एक हाई पावर कमेटी भेजी है जोधपुर में, जो किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हमें तो पहले भी उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होगा नहीं, सिर्फ बयानबाजी है, कुछ करने वाले ये लोग नहीं है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने यू टर्न लिया और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई बहुत छुटपुट घटनाएं हैं, ये कोई दंगा तो हुआ ही नहीं। दंगा तो वो होता है जिसमें लोग मरते हैं, तो यहाँ लोग तो मरे ही नहीं। तो न तो करौली में दंगा हुआ उनके हिसाब से, और न उनके हिसाब से जोधपुर में दंगा हुआ। मतलब कहने का है कि उन्होंने अपने इस बयान के साथ में पुलिस को यह बता दिया कि उनको किस डायरेक्शन में काम करना है। जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह की घटना होने के बाद में चाकू छुरे चल जाएं, तलवार चल जाएं, लोग घायल हो जाएं, बच्चों के साथ में अपमान हो जाए, सरकार में लाख कमी, जितने सारे गलत काम हो सकते हैं, मकानों में तोड़फोड़, गाड़ियों में तोड़फोड़, उसके बाद में अगर बात, मैं आपकी हर बात बड़ी कर दे रहा हूं। मुझे तो ये बताइए सीधे सीधे, जो मेरा सवाल था कि अगर राज्य के अंदर इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, इतना सब कुछ चल रहा है, तो अशोक गहलोत आज ये कह रहे हैं कि आप एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बना दीजिए, उनकी एक कमेटी बना दीजिए और आप जांच करवाइए। ये तो केंद्र के हाथ में है, आराम से गृहमंत्री के हाथ में। मैं इसमें इतना कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने अपने बयान में 2 बात कही। एक तो ये कमेटी की बात कही, मैं तो कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत उससे सिंपल रास्ता बता रहा हूं। आप एक राज्यपाल को लिख के दे दीजिए कि मैं राज्य चलाने में सक्षम नहीं हूं, तो इसलिए इस मामले में आगे जो भी राज्यपाल करना चाहे वो करे। वो अपनी नाकामी गृह मंत्री है राजस्थान, क्या करना चाहिए, आज हमारा राजस्थान चाहिए, ये तो हर कोई कह सकता है। एक मेरा तो सवाल यह है कि आप क्यों नहीं कुछ करते? तो मैं वही कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। अरे तुषार जी, अब मेरी बात समझिए, राजस्थान में सरकार किसकी है? मुख्यमंत्री कौन है? और गृह मंत्री भी अशोक गहलोत हैं। अगर आप राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति को स्थापित करने में विफल रहे हैं, अगर आप दंगाइयों को कवरिंग फायर दे रहे हैं, अगर आप दंगे की घटनाओं को छुटपुट घटनाएं बताकर, ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब ले लेता हूं। राजेंद्र साहब बोलिए, कैसी कार्रवाई करनी है? दंगे जितने लोग, एक सेकंड, जितने लोग दंगे में पकड़े गए, कल हाथ के हाथ पकड़ा, कल रात तक उनकी सबकी जमानत हो गई। आपने 151 की मामूली धाराओं में लोगों को पकड़ा और छोड़ दिया। तो मेरा मतलब कहने का है कि आप अपना फेलियर स्वीकार कर लीजिए, राज्यपाल को लिख कर दे दीजिए। और दूसरा, मुख्यमंत्री ने कहा, एक सेकंड, 30 सेकंड और ले रहा हूं। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान के अंदर बीजेपी आने वाले चुनाव में हारने वाली है, इस तरह की घटनाएं इसलिए करवा रही है। तो भैया कल इस्तीफा दो और परसों चुनाव करवा लो, कौन मना कर रहा है? दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। पहली बार जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो 56 सीट आई, दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने तो 21 सीट आई। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, इस बार जब राजस्थान में चुनाव होंगे, कांग्रेस 10 सीट भी नहीं आएगी पूरे राजस्थान के अंदर। खाता खोलने में परेशानी आ जाएगी, 50-50 सीटों पर जमानत जब्त हो जाए तो बड़ी बात मत मानिएगा आप। ठीक है, राजेंद्र साहब आप जवाब दीजिए। तुषार जी, जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है, तो वो स्पष्ट रूप से केंद्रीय गृह मंत्री को चुनौती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो 7 राज्यों के अंदर जो सांप्रदायिक दंगे हुए
और आपको पता होगा कि इन दंगों से सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है, तो जिसको फायदा होता है वो दंगे वही इनिशिएट करता है। तो यहां ये बात समझना बहुत जरूरी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि जिस तरीके से दंगे हुए, उन दंगों की केंद्रीय गृह मंत्रालय किसी हाई कोर्ट के जज से या सुप्रीम कोर्ट के जज से न्यायिक जांच करवा ले, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। अब मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने कहा कि आपको हमारी जांच पे तो भरोसा होगा नहीं ना, हम कह रहे हैं कि 7 राज्यों के करवाइए, इसमें राजस्थान को भी शामिल कर लीजिए। अब यहां पर इस बात का कहना जरूरी है कि क्योंकि इस देश के अंदर संसाधनों की लूट मची है, एलआईसी को बेचा जा रहा है। जिस तरीके से एलआईसी का फरवरी 2022 के अंदर जो वैल्यूएशन था 10 से 12 लाख करोड़ का, उस वैल्यूएशन को घटा के 5 से 6 लाख कर दिया और आज उसका इशू भी निकाल दिया। और उससे कितना वसूली होगी? एलआईसी मरने के बाद इस हिंदुस्तानी की गारंटी थी कि उसको पूरा का पूरा उसके परिवार की देखभाल करेगी, लेकिन उस एलआईसी को ये बेच रहे हैं। दूसरा मैं आपको पवन हंस हेलीकॉप्टर का बताता हूं। पवन हंस हेलीकॉप्टर की सुनिए, एक मिनट देखिए, आप बीच में नहीं बोले, आप बीच में नहीं बोलिए। मैं तो कह रहा हूं मेरी बात का जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं दूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा। पहले मेरी बात का जवाब एक सेंटेंस सुनेंगे तब। निवेश कौन लाया था देश के अंदर, मुझे बताइए। पहली बार निवेश की प्रक्रिया सब सुन लीजिए ना, जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे। पर्याप्त समय है, मैं पर्याप्त समय अमित साहब दूंगा, ऐसा नहीं है कि आपके पास लौटूंगा, आप आराम से बोलिएगा। ठीक है राजू जी, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, मैं जवाब देता हूं। ये बीच में बोल रहे हैं, मैं बोलिए बोलिए ये बीच में बोल रहे हैं। देखिए ये पूरा मैं आपको बता रहा हूं कि पवन हंस हेलीकॉप्टर की जो पूरी की पूरी वैल्यूएशन निकली मार्केट के हिसाब से 10,000 करोड़ से अधिक थी। उस कंपनी को 300 करोड़ में बेच दिया। अब आप बताइए इसके अंदर किसको फायदा पहुंचाने के लिए, और बेचा भी उस कंपनी को जो कंपनी कुछ दिनों पहले बनी और जिसकी नेटवर्थ 1 लाख रुपए दिखाई गई। एक बात, अब आप मुझे एक बात बताइए, अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये दंगे क्यों करवाते हैं? मैं उसका कारण यही बता रहा हूं कि ये जो आर्थिक घोटाले कर रहे हैं या जो देश की संसाधनों की लूट मचा रखी अपने दोस्तों को देने के लिए, और फिर मैं आपको बता रहा हूं महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, और पूरा का पूरा हमारा अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल। उनसे आम आदमी सवाल नहीं करे, लोग रोजगार नहीं मांगे, व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं पूरे परिवार के साथ, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, आप वो सब उस पे सवाल नहीं करें प्रधानमंत्री से। इसलिए ये दंगों का माहौल बनाकर ऐसी स्थिति क्रिएट कर देते हैं कि नहीं साहब सवाल मत पूछिए, देश के अंदर तो हम दंगे करवा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के अंदर बांट दिया, जबकि इस देश के अंदर सदियों से हिंदू मुसलमान साथ रहते आए हैं। 300 साल मुगलों का राज रहा, हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं आया। 200 साल के करीब अंग्रेजों ने राज किया, कभी हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया। अरे अब ये हिंदू हृदय सम्राट जो तथाकथित अपने आप को कहते हैं, हिंदू कैसे खतरे में आ गया? मैं कहता हूं इस देश का सबसे बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, और उसको अगर रोजगार नहीं देते तो खतरे में तो वो ऐसे आ जाता है। जब पूरे देश के अंदर आपने रोजगार नहीं दिए, आज पूरा का पूरा हमने सुना सेना के जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन नहीं आई। अब आप बताइए ना, इन सवालों के जवाब नहीं पूछे जाएंगे। कोई बात नहीं, आपके पास आरोप है ना, कोई बात नहीं अमित जी, लोगों को भड़का के इस तरीके ठीक है, पहले जवाब लेते हैं, बाकी आरोप थोड़ी देर के लिए रखिए। हमेशा और दंगों से फायदा सिर्फ इनको होता है। उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे गुजरात की बात हो, ये गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। राजन भाई अब सुनिए, अमित जी बोलिए। की हालत बुरी तरह से खराब है। ठीक है अमित भाई जी, देखिए इन्होंने कहा कि एलआईसी का आईपीओ आया है, एलआईसी के शेयर निकले हैं और भारत की सरकार ने एलआईसी को बेच दिया है। मेरे को इतना तो राजेंद्र जी बता दीजिएगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं उसके बाद में, कि भारत के अंदर कितनी पीएसयू सेक्टर्स की कंपनियां हैं, अगर आइए मुझे बता देंगे। और पीएसयू सेक्टर्स कंपनी के एक मिनट बता दीजिएगा, अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं एक बार। अरे एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं, बीच में बोलिए मत। अगर आप बीच में बोलेंगे तो डिबेट खराब होगी, मैं भी लगातार बोलूंगा। अगर ये आप बीच में बोलेंगे तो मैं भी लगातार बोलूंगा। मैं कहना चाह रहा हूं पीएसयू सेक्टर की 100 से ज्यादा कंपनियां हैं जिनके पब्लिक में शेयर्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कांग्रेस गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी का शासन तो कितने साल रहा है देश के अंदर, बहुत समय तक कांग्रेस शासन रहा है। कोल इंडिया देख लीजिए, एनटीपीसी देख लीजिए, दुनिया भर की कंपनियां हैं। अरे बेची नहीं है, बेचते भी नहीं, एलआईसी बिकी नहीं है। अरे तो मैं वही कह रहा हूँ, आप लोगों की गलतफहमी है, आप लोगों के कहने से झूठ सच झूठ पर सच में नहीं बदलेगा। एलआईसी बेची है, एलआईसी का आईपीओ निकला है, आईपीओ को लॉन्च करना बेचना अलग, दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसकी मेरी सुनिए,
हाँ बेचना नहीं है, इनको समझाइए, इनको पता कुछ होता नहीं है, टीवी चैनल पर आकर कुछ भी बोल देते हैं। और मेरी बात सुनिए, पवन हंस अरे एक मिनट रुको भैया, सुनो तो सही, अरे एक मिनट रुक जाओ ना, मैं बता रहा हूँ, LIC की बात तो आ गई ना, क्लियर हो गई ना, आपकी बेची नहीं है, कुछ नहीं हुआ। अरे मैं वही वैल्यूएशन की बात हो रही है, वैल्यूएशन की बात हो रही है, संकट यही है LIC की वैल्यूएशन कम क्यों निकाली? रुचि सोया के अंदर घोटाला हुआ, रुचि सोया के अंदर घोटाला हुआ। नहीं, जनता को मदारी वाली बातें समझ में नहीं आती है। गलत देश बात को तो पता है कि आपने अगर ये मदारियों के हाथ में देश रहा, तभी लोग बढ़ा देश में दीजिए। भ्रष्टाचार घोटाले कर पाए। मोदी जी के आप सरकार आने कर के रहे हो बाद घोटाले, कुछ चौकीदार ने घोटाले आप आपका कर रहे हो। पंजा नहीं पड़ने दिया। अरे चौकीदार आपके तो पास चोर जवाब है, नहीं है। चौकीदार अरे चोर है, चौकीदार चोर नहीं है, आपका चोर राहुल है, गांधी चोर है, चौकीदार अशोक चोर है, गहलोत चोर है, चौकीदार चोर सोनिया है, गांधी चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, 7 साल में राहुल गांधी चोर है, चौकीदार चोर है, भ्रष्टाचारी है, चौकीदार चोर है, पूरा अपने खानदान दोस्तों पेड़ के को ऊपर बता है, दिया, पूरा का पूरा खानदान पेड़ के ऊपर है। मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे चौकीदार लोग चोर है, जिनके पास चौकीदार चोर है, राहुल गांधी चोर है, गली गली अरे सर, इन सारी बातों से कुछ नहीं होगा ना। राजस्थान के मुद्दे पर, जोधपुर के मुद्दे पर बातचीत करने बैठे हैं आप, सेंट्रल के मुद्दों को कहां लेकर आ रहे हैं? छोड़िए ना, ये तो आपके आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। आर्थिक नीति पर फिर किसी दिन बैठेंगे, आराम से चर्चा करेंगे। आप चिल्लाते रहिएगा कि चौकीदार चोर है, कि राहुल गांधी चोर है, कि आपको किसको क्या कहना है। मेरा सीधा सा सवाल है कि ये जो दंगा हुआ, इसमें दोनों पार्टी साथ मिलकर सामने क्यों नहीं आ सकती? दोनों पार्टी साथ मिलकर काम क्यों नहीं कर सकती? अमित साहब, एक कमेटी बनाई जाने की बात थी, बीजेपी से कहा गया शांति समिति में शामिल हो जाइए, आप तो वहां से वॉकआउट कर गए। अरे सर, इन बातों का कोई लेना देना नहीं है, इन बातों को छोड़ दीजिए, ठीक है? लगाते रहिए नारे, इससे क्या होगा? समय बर्बाद कर रहे हैं आप दर्शकों का, समय बर्बाद कर रहे हैं आप दर्शकों का। मुझे ये बताइए कि एक शांति समिति बनाई जा रही थी जिसमें बीजेपी को न्योता था कि आइए और दंगे के जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए हमारी मदद कीजिए, शांति स्थापित करने में मदद कीजिए। क्यों नहीं आ गया बीजेपी? क्यों वॉकआउट किया? सर छोड़िए इन मुद्दों को, मैं दोनों से दरखास्त कर रहा हूं, इन मुद्दों को छोड़ दीजिए। कौन चोर है कौन नहीं है, इसको जनता फैसला करेगी जब चुनाव आएंगे। फिलहाल आप मुझे ये बताइए, मैं वापस मुद्दे पर आ रहा हूं। नहीं सर, मैं डीरेल नहीं हो सकता डिबेट से, मैं डीरेल नहीं हो सकता। आप लोग रिपीट करेंगे फिर मुझे भी बोलना पड़ेगा उसी तरीके से। नहीं प्लीज, राजन जी, अमित जी, दोनों प्लीज, कोर्ट में जाके माफी मांगी है। आप दोनों काफी सम्मानीय नेता हैं, बैठते रहते हैं डिबेट में, आप लोगों को पता है कि पैनल के एटिकेट्स क्या है। सर क्यों? अरे छोड़िए सर, सेंट्रल के मुद्दों को छोड़िए, जोधपुर पे आइए पहले। ये लोग गलत बात करते हैं। अच्छा राजन जी, आप शांत रहिए। राजन जी रुकिए, बात पूरी करूंगा, इन्होंने मेरे अमित जी बोलिए। फिर मेरा सवाल यह है कि शांति समिति से बीजेपी ने वॉकआउट क्यों किया, उसका भी जवाब दीजिएगा, बोलिए। मैं आपको बता दूं, अरे कुल मिला के बात ये है, कांग्रेस जिस भाईचारे की बात ये करती है, खुद नहीं चाहते। फिर बोलेंगे बीच में, फिर मैं बोलूंगा बीच में, आपका 40 मिनट का डिबेट खराब हो जाएगा। बोलिए। कांग्रेस पार्टी के लिए ये है कि पहले तो हिंदू पत्थर खाए, छुरे खाए, महिलाओं का अपमान कराए, बच्चों के पांव तुड़वाए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता आए और भाईचारे की बात करें। तो भाई तो हो गए उनके भाई अहमद भाई, सलीम भाई, कलीम भाई, और चारा हो गया हिंदू समाज। तो हिंदू समाज को ऐसा समझ रखा है आपने, और ये इनका दोष नहीं है। दिल्ली से जो चीजें चलती हैं वो राजस्थान तक आती हैं। इन्हीं के पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोमर को कहा कि भारत को लश्कर तैयबा से खतरा नहीं है, भारत को हिंदूवादी संगठनों से खतरा है। ये राहुल गांधी का अधिकृत बयान है। दूसरा, हिंदू आतंकवाद, कभी इन्होंने मुस्लिम आतंकवाद का प्रयोग तो नहीं किया। पूरे संसार में हिंदू सबसे सहिष्णु कौम है, जिससे मेघवाल जी भी आते हैं। अब ये उस बात से सहमत हो या नहीं हो पता नहीं है, सबसे सहिष्णु कौम हिंदू है। अच्छा। उस हिंदू कौम को आपने हिंदू आतंकवाद का नाम दिया, आपने मुस्लिम आतंकवाद तो नहीं बोला। इन्हीं के पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद ने एट होम ऑफ इंडिया अपनी किताब में लिखा कि 1984 में जो सिख नरसंहार हुआ, ये 1947 में हिंदुओं और सिखों के द्वारा किए हुए पाप की सजा है, इसलिए मुस्लिम समाज को बहुत संतुष्टि हुई। आप हिंदूवादी संगठनों की तुलना आईएस बोको हराम से करते हो। आप ये कहते हो मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं, जिस पार्टी के देश के नेता इस तरह के बयान एक समाज को जिसकी ये बात करते हैं बार बार कि हम भाईचारा, सेकुलरवाद, तो ये कौन सा सेकुलरवाद है? आपने मुस्लिम आतंकवाद शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया, मुझे बताइए। और मुझे बताइए, अरे बात नहीं पूरी चल रही है ना, अरे मैं जवाब दे दूं ना आपको।
और जिस आपने आईपीओ की बात की थी वो मैंने बता दिया, उसके शेयर्स मार्केट में है। नहीं। पवन हंस की बात करिए, पवन हंस के अंदर बाकायदा ऑनलाइन बोलियां होती है। आज मुख्यमंत्री जी ने 300 करोड़, अरे भैया तो आप लगा लीजिए ना बोली, पवन हंस और IPO अरे की आप बात लोग नहीं लगा कर लीजिए ना बोली, लगानी आपके अरे आप लोग ये लगा लो ना डिबेट बोली, इस वक्त कौन मना कर IPO रहा का है है ही ऑनलाइन नहीं, क्यों? ये डिबेट इस कोई वक्त बोली कांग्रेस ऐसी पर है नहीं ही है, नहीं, ऑनलाइन राहुल बोली गांधी लगती पे है। है। गलत बात है। आप मेरी मुझे डिबेट सीधे बताइए, जोधपुर पर एक है। मिनट मैं तुषार भाई, नहीं एक दे मिनट सकता मेरी बात मुद्दे को, सुनिए। सर। वापस आइए मुख्यमंत्री मुद्दे पर। आज राजन साहब बोलिए। प्रधानमंत्री जी ने एक मिनट लेकिन एक प्लीज मिनट एक इधर उधर मत मिनट जाइएगा एक मुद्दे मिनट। से। हाँ, अपनी बात एक कंप्लीट मिनट। करिए अमित, फिर मैं जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने अपने को जो उपहार मिले थे उन उपहारों की ऑनलाइन नीलामी की, और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने को मिले उपहारों की नीलामी करी, फिजिकल नीलामी करी। आप ये देखिए 9 तो उपहार नीलाम हुए और दुनिया भर का खर्चा और खाने पीने का सामान कर दिया है। किस तरह का ढकोसला करते हैं। और जिस तरह के ये प्रधानमंत्री जी में आरोप लगा रहे, राहुल गांधी जी ने कोर्ट में जाके माफी मांगी। पूरे भारत में 575 सीटों में से 475 सीटों में जमाना जब्त हो गई। जो पुरानी पारिवारिक सीट थी अमेठी, उसको छोड़ के वायनाड इसलिए जाना पड़ा क्योंकि वहां मुसलमान ज्यादा हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जब मुसलमान ज्यादा हैं, वहां राहुल गांधी लड़ रहे हैं, तो मुसलमानों के प्रति इनको तो सिंपैथी रखनी पड़ेगी और उनको विशेष नागरिक का राजस्थान में दर्जा अनऑफिशियल रूप से देना भी पड़ेगा। तो ऐसी क्या मजबूरी थी दंगा करने वालों को? आपने सेम डे छोड़ दिया, रात को 12 बजे तक कोर्ट खुलवा के। किसके निर्देश में छोड़ दिया? क्यों उन पर NSA लगाया नहीं? क्यों मुख्यमंत्री जी ने कहा छुटपुट घटनाएं हैं? छुटपुट घटनाएं देके आपने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की दिशा को चेंज कर दिया। इस पर आप कोई जवाब नहीं देंगे। कारण है कि आपको पता है आप लोग दोषी हो और आप ये कह रहे हो चुनाव आने वाले हैं। मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना है अमित साहब, 2018 में थोड़ा सा कांग्रेस ब्रेक पार्टी लेना की है। सरकार बनी। एक मिनट अपनी बात, ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं राजन साहब आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगा। 2019 कंप्लीट करिए, जल्दी कंप्लीट करिए। सरकार, कांग्रेस की सरकार बनते ही अप्रैल के अंदर जयपुर के अंदर जो अपने परिवार की अस्थियां विसर्जित करके लोग आ रहे थे, उनकी बस को रोका गया, लोगों को मारा पीटा गया, बस में आग लगा दी गई। जयपुर में एक बलात्कारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जीवाणु नाम के आदमी छोटी बच्चों को बलात्कार करता था। उसके लिए पूरी एक मुसलमानों की भीड़ ने थाने को घेर लिया और उसके अंदर भी हिंदू समाज के उसका कहर टूटा। सैकड़ों गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए, सैकड़ों मकानों के शीशे फोड़ दिए। एक भी गिरफ्तारी नहीं की। उस समय कौन सा चुनाव था? ठीक है, इन सारे सवालों का जवाब लूंगा। एक 2019 छोटा सा ब्रेक मुझे में। यहां पर लेना है, ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक से पहले गर्मा गर्म बहस इस बात पर चल रही थी कि कौन सही, कौन झूठा, कौन सच्चा, और तमाम चीजों को अगर देखते हुए, कंक्लूड करते हुए आगे बढ़े तो बीजेपी के आरोप कांग्रेस के ऊपर कई हैं। मैं राजन साहब का जवाब ले लेता हूं क्योंकि उससे पहले अमित साहब काफी आरोप लगा चुके हैं। देखिए तुषार जी, जहां तक आपने जैसा कि कहा कि शांति समितियों की जो बैठक थी उससे भाजपा ने बहिष्कार किया, तो भाजपा का शांति से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये अपना जो झंडा भी लगाते हैं ना, उसमें सफेद रंग है ही नहीं, क्योंकि इनको शांति से बड़ी दिक्कत है। ये शांति चाहते ही नहीं, पूरे देश को अशांत करना चाहते हैं। और हम तो तिरंगा धारण करते हैं। हरा हमारा शौर्य का, केसरिया हमारा शौर्य का प्रतीक है, हरा खुशहाली का, और सफेद हमारा शांति का प्रतीक है। ये शांति से बहुत दूर रहते हैं, इनको शांति से कोई मतलब नहीं है। ये चाहते भी नहीं है कि इस प्रदेश में और इस देश के अंदर शांति हो, क्योंकि अशांत लोगों को भड़काना बहुत आसान है। वो कभी रोजगार नहीं मांग सकते, वो कभी महंगाई के लिए नहीं बोल सकते, वो कभी अपने साथ जो भी हो रहा है उसके बारे में नहीं बोल सकते। तो ये हमेशा से जनता को इस तरीके से गुमराह करके और भड़का के रखना चाहते हैं। और हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, जातियों को अंदर आपस में लड़ाएंगे, एससी के अंदर एससी को लड़ाएंगे, एसटी के अंदर एसटी को लड़ाएंगे, ओबीसी को ओबीसी से लड़ाएंगे, और इनको अपनी कुछ पर्टिकुलर लोगों को सत्ता में रखने के लिए ये ऐसा का करते हैं। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आपको 3 तारीख को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था। हिंदुस्तान की प्रेस फ्रीडम के अंदर जो पत्रकारिता को स्वतंत्रता होती है, उसमें 180 देशों में से 150वां नंबर है। और लगातार 2015 से लेके अब तक 132 से लगातार गिरते गिरते 150 पे आ गए। अब ये 180 से बाहर जाएंगे कि कहां जाएंगे हमें पता नहीं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो लोकतंत्र का हमारा चौथा खंभा है, पत्रकारिता या मीडिया, उसके ऊपर जिस तरीके से इन्होंने अघोषित रूप से नियंत्रण किया है, उसकी वजह से आज आम आदमी की बात या विपक्ष की बात सरकार
मतलब इस केंद्र की सरकार तक नहीं पहुंच पाती या देश के सामने नहीं पहुंच पाती। तो ये मेरा पूरा का पूरा आरोप है। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इस देश को, पूरे देश को एक रखना चाहते हैं। हम तिरंगे को मानने वाले लोग हैं, हम गंगा जमनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं, हम वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, जिन्होंने अपने सीने पे 3 हत्यारे गोडसे की गोलियां झेली और उसके बाद भी उन्होंने हे राम कहा। जो वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे, और रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो हम तो इनके लिए सन्मति की दुआएं करते हैं कि भगवान इनको सन्मति दे, कि कम से कम इनके दिमाग में मानवता जगे, ये अपने आप में नफरत की और जहर की राजनीति करना बंद करे। क्योंकि सियासत होती रहेगी, लेकिन अगर ये देश नहीं बचा या इस देश का आवाम नहीं बचा तो कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से नफरत की राजनीति करने से पूरे दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, उसके लिए मोदी जी को भी जवाब देना पड़ेगा। और उनसे तो बोलते नहीं, नफरत की राजनीति के सामने वो कभी मुंह नहीं खोलते। नफरत की राजनीति के जरिए 18 महीने बाद चुनावों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। पत्रकारों को जर्मनी के अंदर अलाउ नहीं किया तो ओ माय गॉड, अरे आपको पता नहीं है आप किस तरीके से मीडिया का लेके जाते हैं अपना टीआरपी करने के लिए। आप बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो बोल भी नहीं सकते। नहीं, एक मिनट, मेरी पूरी बात नहीं हुई है। मैं आपको ये बात बताऊं, जनता के इश्यूज पे बात कीजिए, जनता की जरूरत की बात कीजिए। अगर हमारी कोई बात है तो वो कहिए, लेकिन कम से कम भगवान के लिए आप हिंदू मुसलमान को, क्योंकि जब महाराजा गज सिंह जो कि जोधपुर के पूर्व नरेश हैं, उन्होंने कहा कि मतलब मुसलमान एक आंख है, हिंदू दूसरी आंख है, हम दोनों आंखों को अलग अलग नहीं कर सकते। तो आज अगर पुराने टाइम से हमारी जो सभ्यता या संस्कृति चली आ रही है, उस संस्कृति को तहस नहस करने का काम आप लोग कर रहे हो, तो आपको पाप लगेगा। ईश्वर कभी आपको माफ नहीं करेगा। बस हो गया। ठीक है, अमित साहब बोलिए। देखिए, हमारे मित्र मेघवाल जी ने प्रश्न उठाया प्रेस के ऊपर प्रतिबंधों का या प्रेस के ऊपर दबाव का। अभी तुषार जी एक मिनट, अरे भैया अब मैं जवाब दे दूं, शांति सुनो। आप तो सारी बातों का जवाब दे रहा हूं, जवाब दीजिए। तुषार जी ज्यादा समझते हैं, इस बात मीडिया से जुड़े हुए आदमी हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का बाकायदा मीडिया में बयान आया था। तुषार जी को निश्चित रूप से ध्यान होगा कि जो टीवी चैनल हमारी पॉजिटिव खबरें दिखाएंगे उन्हीं को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिलेगी। ये मुख्यमंत्री जी का रिकॉर्डेड बयान है। तो आप ये बताइए कि पैसे का लालच देके या मीडिया को दबाव में डालने की राजनीति कौन करता है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बेरोजगारी की बात नहीं होती है और सारी चीजों के बारे में बात नहीं होती, बीजेपी वाले मुद्दे से भटकना चाहते हैं। वैसे तो इन्होंने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। जो भी प्रश्न मैंने जोधपुर दंगों को लेकर उठाए या सरकार की कार्यशैली या मुख्यमंत्री जी की विफलता पे, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। मैं समझता हूं मन से तो इनको भी स्वीकार कर लिया कि तो जवाब ही नहीं है उसके पास में। आप ये बताइए, पूरे भारत के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल 121 रुपया गंगानगर में है। बिल्कुल। अब ये बताइए कि जयपुर राजस्थान के आसपास की स्टेट हरियाणा, उधर गोवा, इधर यूपी, राजस्थान सरकार की गाड़ियां जाके उत्तर प्रदेश में डीजल ले रही है। क्या ये सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है? गंगानगर के सारे पेट्रोल बंद हो गए। तो आप मुझे बता दीजिए, केंद्र सरकार का जो टैक्स यूपी पर है या हरियाणा पे है या गोवा पे है, वो राजस्थान से अलग है क्या? सबके ऊपर बराबर टैक्स है। तो दूसरी बात, आपने ये कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था की स्थिति, पूरे भारत में राजस्थान महिला बलात्कार के मामले में नंबर 1 है। ये 18 आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े उठा लीजिएगा, 18 बलात्कार। मैं अपनी बात बोल दूं पूरे, अरे आप दे देना जवाब। अरे मैं रिकॉर्ड दिखा दूंगा, अभी अखबार की कटिंग इसी में दिखा दूंगा, टीवी में मोबाइल पे दिखा दूंगा अखबारी कटिंग। आपकी बात 4 दिन पहले प्रमुख अखबारी खबर दिखा दूंगा आपको। 18 बलात्कार डेली राजस्थान में होते हैं, 7 हत्याएं डेली राजस्थान में हो रही है। दलित अपराध के अंदर राजस्थान पूरे देश में 2nd नंबर पर है। पेपर लीक में हम पूरे देश में नंबर 1 के ऊपर हैं। महंगी बिजली, अब तो बिजली है ही नहीं, कर महंगी बिजली की बात नहीं करे, सरकार बिजली देने में भी असफल हो रखी है। तो मुझे बताइए, जिस सरकार लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, आपने जिन झूठों वादों के साथ राजस्थान में सरकार बनाई थी, किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे और बेरोजगारों को 3500 भत्ता देंगे, फिर आप कहते हो राजस्थान, और बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, पूरे भारत में 2nd नंबर पर बेरोजगारी राजस्थान के अंदर है। तो फर्स्ट, अरे मैं कह रहा हूं, आप तो राजस्थान की बात करो ना, बता दो। अरे तो आप राजस्थान की बात करो ना, आपको चुनाव जो मान लो वहां बता देना। मैं तो कह रहा हूं, आप जो बेरोजगारी की बात कर रहे हो,
तो सेकंड नंबर पर पूरे देश में राजस्थान है। तो जब आप न तो महिलाओं को सुरक्षा दे पा रहे हो, ना युवाओं को रोजगार दे पा रहे हो, ना एक राजस्थान का किसान अपना वीडियो बना के आत्महत्या करता है, उस वीडियो में वो कहता है कि राहुल गांधी और अशोक गहलोत जी आए थे मेरे वहां पे और उन्होंने कहा था कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 1 से लेकर 10 तक गिनूंगा और सारा कर्जा माफ हो जाएगा। मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। इस तरह की स्थितियां राजस्थान के अंदर हैं। उसके बावजूद मुख्यमंत्री इस दम्भ में है कि भाई मैं राजस्थान में चुनाव होंगे तो हमारी बहुत अच्छी स्थिति है, तो भैया इस्तीफा देकर चुनाव करा लो। और मैं बता दूं आपको बात, तुषार भाई, हो ये रहा है कि मुख्यमंत्री जी को पता है कि उनका कार्यकाल पूरा नहीं होगा। सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति राजस्थान में हो रखी है, मुख्यमंत्री जी को दिल्ली जाना पड़ सकता है। तो वो ये चाह रहे हैं कि अगर मैं नहीं रहूं तो ऐसी स्थिति कांग्रेस की कर दूं कि 4 सचिन पायलट भी आ जाएं तो कांग्रेस के खाता खुलने में भी परेशानी हो। अभी उन्होंने अपने प्रिय शांति धारीवाल जी से दिल्ली में किस तरह का प्रहार कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता सचिन पायलट पे कराया, नकारा है, निकम्मा है। तो मैं कह रहा हूं इनका पूरा का पूरा जो कार्यकाल है सिर्फ अपनी सरकार को बचाने में लगा हुआ है। राजस्थान की जनता की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। तुष्टिकरण इनका प्रमुख एजेंडा है। इसके अलावा क्या बोला जाए बताइए साहब। ये तो देखिए, आप अपनी पार्टी को देखें तो आपकी पार्टी में भी 18 महीने चुनाव को रह गए और उससे पहले आपकी पार्टी में भी फूट दिखाई दे रही है। उधर देख लो आप, राजेंद्र साहब के आप गिना रहे हैं सचिन पायलट की बात, तो वहां पर भी 2 धड़े, लेकिन कम से कम अब तक दोनों धड़ों को संभाल कर तो उन्होंने सरकार चलाई। एक भी बयान तुषार भाई एक भी बयान भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का बता दीजिए। बयानों से छोड़िए, बहुत सारी चीजें अंदर खाने की होती हैं, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं। एक भी बयान डिबेट के बाद हम और आप मिलेंगे तो आप मुझे कहते नजर आएंगे सारी बातें। कहा कि वो नकारा है, निकम्मा है। हाँ जी, मैंने कहा सर अंदर की बातें सबको पता होती हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता होंगी। डिबेट के बाद हम बात करेंगे तो आप भी इस बात को कबूलेंगे। देखिए, मेरी 3 नेता खड़े हैं आपके आगे। राजनीतिक पार्टी में जो भी लोग होते हैं उनकी महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन बयान देने की एक मर्यादा होती है। ठीक है, मैं कह रहा हूं आप अपने उप मुख्यमंत्री को नकारा, निकम्मा बता दें, कोई काम का नहीं है बता दें, और बार बार आप अपने वरिष्ठ मंत्रियों से उन पर सार्वजनिक रूप से प्रहार कराएं। कांग्रेस के विधायक ने एक सरकारी कर्मचारी के हाथ पांव तोड़ दिए, गुहार लगा रहे कर्मचारी, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। आपके विधायक का बेटा बलात्कार कर रहा है, 164 के बयान हो गए, आपकी सरकार उसमें समझौता कराने में लगी हुई है। और किस मुंह से आप राजस्थान, चलिए जवाब लेते राजेंद्र साहब, बोलिए। जनता तो आप चुनाव करवाओ ना, पता चल जाएगा आपको। तुषार जी, ढूंढ तो इनको रही है, इनके सांसदों को ढूंढ रही है। राजस्थान से 25 सांसद 2014 में भी जीते थे और 25 सांसद ही 2019 के अंदर जीते। उन 25 सांसदों को लगातार क्षेत्र की जनता ढूंढ रही है कि वो क्या कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ये पेपर लीक की बात करते हैं तो गुजरात के अंदर 22 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, एक की भी जांच नहीं हुई। और गुजरात मॉडल की सच्चाई अगर आपको जाननी है तो आपने कोरोना काल देखा था, जिस तरीके से वहां की जो मतलब जो वहां के सौदागर थे उनकी चिमनियां तक मतलब मेल्ट हो गई थी। राजस्थान में एक भी बड़ी बात का जवाब आप मेघवाल जी दे दीजिए। सुन लीजिए कि आपने कल आप बोल चुके ना यार, आप बोल चुके ना, 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 बेरोजगारी आप बोल चुके ना, पर बोलिए, आप बोल चुके ना, राजस्थान में आप बोल चुके ना यार, आप बोल चुके। चुके ना। मैं आपको बता रहा हूँ, राजीव गांधी स्टडी, अरे मैं दे रहा हूँ ना, जवाब दे रहा हूँ ना। 22 परीक्षाओं के पेपर गुजरात अकेले में लीक हुए। नीट परीक्षा के पेपर लीक में आपके अरे बोर्ड के परीक्षाओं के पेपर आपके राजीव उत्तर प्रदेश में लीक हुए, लोगों का नाम आ रहा है। और आपके कल डीआईजी का एक ऑडियो आया, हो जाए परीक्षा राजेंद्र साहब को सुनेंगे नहीं तो आपके सवालों का जवाब कौन देगा कि भाई 3 नहीं, मैं वही कह रहा हूं, मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे ना। ये आपकी बातें कंप्लीट करने दीजिए, पूरी बात तो कंप्लीट करिए। आपके सवालों के जवाब ना मिले हो तो बताइएगा, मैं फिर से सवाल उनको बात तो कंप्लीट करने दीजिए। राजेंद्र साहब बोलिए। अमित जी ठीक है, पेशेंस से सुनिए। ठीक है राजेंद्र साहब, बिल्कुल करिए, मेघवाल जी करिए, बात कंप्लीट करिए। ये पूरा का पूरा इनके एक केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, और इन्होंने जो वहां पर आंदोलनकारी थे उनको उंगली दिखाकर कहा था कि गोली मारो सालों को। आप एक बात बताइए, केंद्र का जो वित्त राज्य मंत्री है वो इस तरीके से कहता है, जो संविधान की जो शपथ लेता है वो आदमी ये बात बोलता है। 2014 के अंदर मोदी जी जब सरकार में आए तो उन्होंने कहा कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। आप मुझे एक बात बता दीजिए, अमित भाई बैठे हैं, मुझे एक बात बता दीजिए, ये 5 लाख केंद्र सरकार ने रोजगार दिए हो तो मेरे को गिना दीजिए। हम तो 14 करोड़ गिनने की तैयारी में बैठे हैं। और
पूरे के पूरे कोरोना काल के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। आज इस बात की है, कम से कम मैं बता रहा हूं 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी की रेखा के नीचे निकाला था यूपीए 1 और यूपीए 2 के कार्यकाल में। 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए, 84% लोगों की आय घट गई। 2014 के अंदर मोदी जी बोले थे कि मैं फरवरी 2022 तक किसानों की आय दुगनी करूंगा। मुझे यह बता दें किसानों की आय दुगनी हुई क्या? जो मतलब एक्साइज ड्यूटी डीजल के ऊपर थी उसको 8 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, 3 गुना पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। आज ये अपने आप को कहते हैं, और जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड का जो दाम है वो औसत के अंदर आधे से कम है, उसके बावजूद आज पेट्रोल डीजल आपको दुगने दामों में मिल रहा है। राजस्थान के वैट पे ये बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं क्या इनके टाइम में वैट नहीं लगता था? वसुंधरा जी की जब सरकार थी तो जवाब दे फिर मैंने नहीं, एक मिनट मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैं इनको ये बताना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर ये बेरोजगारी की बात करते हैं, मैं कहता हूं राजस्थान के अंदर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से आकर लोग एग्जाम देते हैं और उनके अंदर वो लगते भी है नौकरी। राजस्थान के अंदर नौकरियां निकल रही है, नौकरियां निकलती है तो एप्लीकेशन ज्यादा आते हैं। बेरोजगारी भत्ते की सरकार ने बात की तो एप्लीकेशन ज्यादा आते हैं। वो आंकड़े, अरे आप किसी राज्य में नौकरी देगो ही नहीं, आप केंद्र में नौकरी दोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? कल की ही खबर मैं बता दूं, 4 करोड़ लोगों ने अप्लाई करना बंद कर दिया क्योंकि नौकरियां है ही नहीं। तो आज आप इस बात को बताइए, केंद्र सरकार सेना के अंदर संविदा पे नौकरियां लगाने की बात करती है, अरे आप थोड़ा तो शर्म करो, इस देश की सेनाओं के अंदर संविदा में भर्ती करोगे क्या? आप इस चीज को देखिए ना। और पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के अंदर हमारी जो रिफाइनरी जो बनने वाली थी, पेट्रोल डीजल की मैं बात बता दूं, जो हमारा ओएनजीसी 23% क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता था, इनकी सरकार में वो घटाकर 15% कर दिया गया। किस लिए? क्योंकि सिर्फ रिलायंस को फायदा देने के लिए। हमने रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद किए, इन्होंने चालू कर दिए। क्यों? क्योंकि उससे इनको चुनावी चंदा मिलता है। आज मुझे एक बात बता दीजिए, अडानी दुनिया का, नहीं एक मिनट पूरी बात नहीं है, अडानी दुनिया का 5 नंबर का अमीर कैसे बन गया जी? बताइए मुझे, कौन सी योग्यता थी? अंबानी ने, अडानी ने कौन से एयरपोर्ट चलाए थे, कौन से हाईवे चलाए थे? आज मुझे एक खबर और याद आई, एफएमसीजी के अंदर अडानी विल्मर 1 नंबर की कंपनी बन गई हिंदुस्तान लीवर को पछाड़कर। अरे कौन सा ये देख रहे हैं? ये दलाल हैं, ये स्टॉकिस्ट हैं, काला बाजारी हैं, जिन्होंने दाल का घोटाला किया, विदेशों में जाकर एमओयू किए, किसानों को बर्बाद किया, मजदूरों को बर्बाद किया। सबसे ज्यादा कोरोना काल के अंदर मतलब श्रम सुधारों के नाम पर जो अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए जो बात किए, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार के मामले में इनका जो सीएजी था विनोद राय, उसने अनकंडीशनल अपोलॉजी की है हाईकोर्ट के अंदर संजय निरुपम के सामने। जो इनका हीरो था, जिसको इन्होंने लाभ के पद पर बैठाया, जो कहता था कि 2G और 3G और पता नहीं कौन कौन से घोटाले उसने गिनाए थे। लेकिन आज मुझे बता दीजिए, 8 साल से मोदी जी सत्ता में है, एक आदमी को जेल भिजवा पाए तो बताइए? सारे के सारे आरोपी जो थे वो सबके सब बरी होके आगे। हमने जांच करवाई, उसके बाद में मोदी सरकार में आने के बाद में सीबीआई कोर्ट ने उनको रिहा किया। आज इस बात की ये इनको जवाब देना पड़ेगा कि इन्होंने जिस तरीके से देश को गुमराह किया। रुचि सोया का एग्जाम्पल आपको पता होगा, 2,500 करोड़ की 4,500 करोड़ की कंपनी थी, 2,500 करोड़ में बाबा रामदेव इनका एजेंट था, उसने लूट किया। लाला रामदेव कहता हूं मैं उस बात को। आज कोरोनिल के नाम पे देश के अंदर जिस तरीके का भ्रष्टाचार, आज इस बात का इनको जवाब देना पड़ेगा। ये देश हम सबका है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है, सिर्फ 2 लोगों का नहीं है, सिर्फ अंबानी अडानी का या लाला रामदेव का नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आज उन लोगों के लिए बात करनी पड़ेगी। समझ रहा हूं, आपकी बात समझ रहा हूं। सुनिए तुषार जी, ये अब कंक्लूडिंग कमेंट में, ये दंगे इसलिए ये दंगे इसलिए करवाते हैं कि ये सारे सवाल जो मैंने सवाल आपके चैनल पे, आपके मीडिया चैनल पे उठाए हैं, उन सवालों पर जनता का ध्यान नहीं जाए, जनता का ध्यान न जाए, जनता सवाल ना करे, और युवा को गुमराह करते हैं, बेरोजगार को गुमराह करते हैं। ठीक है अमित भाई जी, बिल्कुल। नहीं देखिए, मैं शुरुआत करता हूं। इन्होंने नाम लिया रिलायंस का, इन्होंने नाम लिया अडानी अंबानी का। इन्होंने ये नहीं बताया जनता को कि 2014 में मोदी जी के आने से पहले
मुकेश अंबानी भी कहीं 5,000 रुपए की नौकरी करते थे और अडानी जी 5-10 हजार रुपए की नौकरी करते, दोनों कितने बेरोजगारों करते की थे? सूची में थे और मोदी जी के आने के बाद ही उद्योगपति बने। ये बता देते थे देश की जनता को तो और समझ में आया था उनको। नहीं, तो इनको शर्म आप नहीं बता आती है दीजिए बोलते ना, हुए शर्म तो आपको आनी चाहिए। बहुराष्ट्रीय, अब बोल रहा हूं ना मैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यूनिलीवर का इन्होंने नाम लिया। देश की अगर कोई कंपनी, देश में सबसे ज्यादा टैक्स पेइंग करने वाली विल्मर कंपनी- कौन है? अरे भाई मेरी नहीं, बात तो विल्मर सुन लो, कौन है? जवाब ले लो ना। नहीं, अडानी आपको विल्मर कौन देश है? के उद्योगपतियों से अडानी नफरत- विल्मर अरे कौन भैया है? मेरी बात सुन लो नहीं, ना। बताओ ना। अरे आप- पहले आप बात तो गलत पूरी नहीं कर दूं। बोलोगे, गलत नहीं बात बोलोगे। तो अपनी पूरी कर दूं। गलत नहीं बात बोलोगे। तो अपनी पूरी कर दूं, मेरी बात सुनो नहीं, मेरे गलत भाई, मत बात तो बोलो पूरी ना। कर दूं। आप मैं अडानी कह भी रहा तो हूं, बहुराष्ट्रीय आपने कंपनी है। अंबानी जी का नाम लिया, आपने अडानी जी का नाम अडानी लिया, भी बहुराष्ट्रीय कंपनी आपने है। रामदेव जी का नाम लिया। ये बता दीजिए, मैं आपको सैकड़ों फोटो दिखा दूंगा आपकी इंदिरा गांधी जी के साथ में, आपके दिखाओ। राजीव गांधी जी के साथ दिखाओ। में। कितनी फोटो देखना दिखाओ, चाहते हैं आप? दिखाओ। अभी दिखा दूं? अभी दिखाओ। इस्तीफा दे देंगे क्या? अभी दिखाओ। आप अभी दिखाओ। गहलोत का इस्तीफा दिलवा देंगे क्या? किसका? ठीक है सर, गहलोत का कारोबारी इस्तीफा है। दिलवा देंगे अरे क्या? छोड़ो, प्रधानमंत्री का अगर दिलवा आप इस्तीफा। धीरूभाई भ्रष्टाचार अंबानी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। धीरूभाई अंबानी के भ्रष्टाचार साथ प्रधानमंत्री कर रहे हैं। करते हुए कि अगर इंदिरा गांधी की फोटो दिखा देंगे तो इस्तीफा दिलवा देंगे क्या ये? तो मैं यही कह रहा हूँ। हवाई देश जहाज के- में अडानी अरे के भाई तो देश- मोदी घूम रहे मैं हैं कह रहा हूं, यार। जवाब ले लो। अडानी के शांति हवाई से जहाज में सुनो। तो मोदी घूमता है। शांति से सुनो। देश का उद्योगपति टॉरेंट पावर का जो नाम देश सुना है? के लोगों को रोजगार दे रहा है, देश का नाम कर रहा है, कितने सबका टैक्स रोजगार? दे रहा है। अडानी ने अरे कितने रोजगार मेरी दिए? बात तो बताइए पूरी सुन तो लो ना। सही। मैं शांति से सुन रहा हूँ, आप बीच में टोक रहे, कोई जवाब नहीं है आपके पास में। नहीं, बताओ मैं तो कह रहा हूं सही, ना, अडानी अरे ने भाई कितने जवाब रोजगार तो सुन दिए? लो पूरा। अडानी जवाब नहीं काय का सुनोगे ना? रोजगार देता है? वो तो अरे रोजगार छीनता है। राहुल गांधी दे रहा है रोजगार, पत्थर फेंकने का देश में हिंदुओं के ऊपर। आप लोगों ने दे रखा है ना रोजगार। बात तो पूरी सुन लो। मैं कह रहा हूं, देश के उद्योगपतियों से इनको प्रॉब्लम है। भारत का कोई उद्योगपति सिर्फ दो अगर चर्चा दो कर रहा है, उद्योगपतियों से। अरे मैं कह रहा हूं, हमें अरे बिरला भैया से सुन लो ना। एलर्जी नहीं, तो हमें बंद करवा टाटा से दो। एलर्जी नहीं, अरे क्या हमें- तो आपके मुख्यमंत्री हमें ने बजाज अडानी से के एलर्जी साथ नहीं, में हमें पावर महिंद्रा के से लिए एलर्जी समझौता नहीं, किया जितने भी- राजस्थान में। नो, तो बता नो, दो। नो, गलत बात। आपके अडानी गलत पावर के बात। साथ में चोरों समझौता किया आपके चोरों से मुख्यमंत्री ने। एलर्जी है, चोरों से, आपके लुटेरों अशोक से, गहलोत से डाकुओं कराओ से स्टेटमेंट। एलर्जी है। अशोक गहलोत बोलो, राजेंद्र मेघवाल में कौन पूछ रहा है? अशोक गहलोत बोले कि अडानी मैं तो चोर है? बोल दिया। अरे मैंने अशोक तो गहलोत बोल से दिया करवाओ चैनल ना। पे। बोल दिया अशोक मैंने गहलोत तो। काहे को उनसे करते रहो। साइन कर रहे हैं? बोल दिया मैंने तो। काहे को कमलनाथ ने साइन किया था? आपको पूछ कौन रहा है यहाँ पे? आपके मुख्यमंत्री से आपको पूछो पूछे, ना। आपको आपके पूछेंगे, मुख्यमंत्री से आपको पूछो। पूछेंगे। एमओयू साइन करेंगे अडानी के साथ में पावर का, और बैठ के देश के उद्योगपतियों को गाली देंगे जिनका योगदान देश के विकास में, क्या योगदान है? देश के बता तो टैक्स दो में। यार। बहुराष्ट्रीय योगदान बता कंपनियों के दो ना। दलाल है ये सिर्फ लोग। मोदी बहुराष्ट्रीय को कंपनियों चंदा प्रधानमंत्री आता है, वो बनाने के चंदा सिवाय इनका क्या बंद हो गया, योगदान है? इसलिए इनको सिर्फ परेशानी मोदी है। को प्रधानमंत्री बाबा बनाने के रामदेव सिवाय कोई आयु योगदान व्रत नहीं है। को बाबा और रामदेव भारत का की कोई संस्कृति को योगदान आगे नहीं है। बढ़ा रहा है, तो इनको उस बाबा रामदेव से ही परेशानी है। ठीक है। रुचि क्योंकि सोया, इनको रुचि बहुराष्ट्रीय सोया पे कंपनियों बात से कीजिए चंदा ना। आता है। तुषार जी, बहुराष्ट्रीय तुषार जी, मैं किसी और मुद्दे पर नहीं जा सकता रुचि सर। सोया मेरी पे डिबेट सवाल में आप लोगों ने पूछिए सारे इनसे। मुद्दे कंक्लूड कर दिए, सिर्फ मुद्दे को छोड़ के तुषार जी, सांप्रदायिक जो ये रुचि चीजें सोया हो रहा पे सवाल है, पूछिए ये जो इनसे। सियासत हो रही है, ये सियासत आखिर क्यों? एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर सियासत क्यों जो ऐसे मामलों को और भड़काती हो? बाबा रामदेव के आप बदले सरकार हो चाहे आप विपक्ष में हो, आप दोनों का काम है कि सांप्रदायिक तनाव ना हो। आप दोनों का काम है कि आम जनता कम से कम शांति से तो रहे, और आप दोनों की जिम्मेदारी अगर आप दोनों नहीं निभाए तो सबसे बड़ी कमी तो आप लोगों की है, और आप लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे कैसे आपको जनता मौका दे दोबारा से सरकार में आने का। ठीक है, ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आज की डिबेट में बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं।